ईरान से बदले का प्लान तैयार है। इजराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड तैयार किया गया है। अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव है ईरान के खिलाफ। सीधी जंग या नहीं, इस पर अभी तक इजराइल की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया। तो आपको बता दें 14 तारीख की रात जिस तरह से ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद अब इजराइल का अगला कदम क्या होगा? इस बार इजराइल की तरफ से साफ कह दिया गया है कि प्लान लॉक एंड लोडेड तैयार है। अगले 24 घंटे के भीतर कभी भी बड़ा हमला, बड़ा रिटेलिएशन किया जाएगा इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ। हालांकि ये कैसा होगा अभी इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया। क्या सीधी जंग होगी या फिर नहीं, यह नहीं बताया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद युद्ध के और ज्यादा भड़कने की आशंका बढ़ गई है। अगले कुछ घंटों के भीतर इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इन सब के बीच ईरान के प्रमुख नेता आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका को चुनौती दे डाली है। जंग और ज्यादा भीषण होगी। ऐसे में साफ है कि इजराइल ने हमला किया तो ईरान विध्वंसक बदले से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे हालात में गाजा के बाद युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के सामने भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और इस बीच आपको बताएं कि ईरान पर इजराइल का हमला तय है। वॉर कैबिनेट की बैठक में हमले की टाइमिंग और स्केल को लेकर अलग अलग राय निकलकर सामने आई है। देखिए आप। रविवार को इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री गैलेंट, कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गेंज इस बात पर तो एकमत रहे कि ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा। गेंज और उनके राजनीतिक सहयोगी आइजनकोट और आर्मी चीफ हालेवी का कहना है कि ईरान पर हमला तुरंत करना चाहिए। आर्मी चीफ का कहना था कि इजराइल की वायु सेना पूरी तरह से तैयार है, ईरान पर टुकड़ों में नहीं, एक साथ तुरंत हमला करना चाहिए। वहीं कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने जल्दबाजी में फैसला न लेने की बात कही। और ईरान के हमले के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की ब्रिटेन और फ्रांस से अपील। IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। ईरान को कमजोर बनाने के लिए कहा गया है। ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट पर पाबंदी की मांग भी ब्रिटेन और फ्रांस से की गई है। और वहीं यूएनएससी में इजराइल ईरान के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। इजराइल के ईरान पर कार्रवाई की मांग, कहा ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने कहा सेल्फ डिफेंस में यह हमला किया गया। इजराइल ने सीरिया में कॉन्सुलेट पर हमला किया था। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया और इसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ किसी भी तरह के काउंटर अटैक में शामिल नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ईरानी हमले को लेकर बाइडेन का बयान इजराइल को मायूस करने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN की रिपोर्ट में एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से दो टूक कहा है कि ईरान पर पलटवार का कोई मतलब नहीं है। अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो उसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका इजराइल को अपनी रक्षा के लिए मदद करता रहेगा, लेकिन ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है। हम क्षेत्र में तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं। विवाद को विस्तार देने का हमारा इरादा नहीं है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। ईरान के 99% हमलों को नाकाम किया गया है। ये IDF की तरफ से दावा किया गया कल के ईरान के हमलों के बाद। अमेरिका इजराइल पर हमले के बाद ईरान के साथ विवाद नहीं चाहता है, ये बात पेंटागन ने कही। ईरान का इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से हमले की अमेरिका ने कड़ी आलोचना की है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के बहुत सारे ड्रोन इजराइल की सीमा के बाहर मार गिराए हैं।
इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है इसका अभी पूरा आकलन नहीं हुआ है। पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अमेरिका ईरान के इस बदले की कार्रवाई की निंदा करता है, लेकिन वो इसकी वजह से ईरान के साथ कोई विवाद नहीं चाहता है। ईरान का कहना है कि 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके दूतावास पर इजरायली हमले के विरोध में उसने ये कार्रवाई की है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, G7 के देशों ने इजरायल पर ईरान के सीधी अटैक पर गंभीर चिंता जाहिर की। बैठक में ईरान से हमले तुरंत रोकने की मांग की गई है और गाजा में सीजफायर को लेकर बातचीत तेज करने पर सहमति बनी है। दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देशों की बैठक हुई। बैठक में ईरान के इजरायल पर हमले की एक सुर में निंदा की गई। बैठक के बाद एक साझा बयान में कहा गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरान और उसके छद्म सहयोगियों से हमले रोकने की मांग की गई। इसके अलावा तनाव की मुख्य वजह गाजा में इजरायल के हमलों को रोकने और युद्ध विराम की दिशा में बातचीत तेज करने की बात कही गई। बयान में कहा गया कि इजरायल के लोगों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं इजरायल के नेवातिम बेस की तस्वीरें। ईरान ने इस बेस पर कई मिसाइलें दागी थी। ये तस्वीर इजरायल के नेवातिम एयरबेस की है। ईरान के हमले में इजरायल को सबसे ज्यादा नुकसान इसी बेस पर हुआ है। तस्वीर में बेस पर मिसाइल हमले से एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। इजरायल की सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक नेगेव में स्थित एयरबेस को मामूली नुकसान हुआ है। इलाके में मिसाइल के टुकड़े से एक लड़की के घायल होने की भी खबर है। या अल्लाह! वीडियो में कई मिसाइलें नेवातिम एयरबेस पर गिरती दिखाई दी। वसलन। और इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नेतन्याहू ने कहा कि जो भी इजरायल को नुकसान पहुंचाएगा उसको पूरी ताकत से चोट पहुंचाई जाएगी। इजरायल एक शक्तिशाली राष्ट्र है। मिलिट्री और इजरायल के लोग ताकतवर हैं। इजरायली पीएम ने कहा कि वो काफी दिनों से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और ईरान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ईरान ने एक दिन पहले ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन इजरायल पर छोड़े थे। इजरायल ने ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन नाकाम कर दिए थे। इजरायल को उसकी हरकतों के लिए ना भूलने वाली सीख दी गई है। यह बात ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तरफ से एक बयान में कही गई। राष्ट्रपति रईसी ने इजरायल पर बदले की कार्रवाई करने के लिए IRGC की तारीफ की है। रईसी ने एक बयान में कहा कि इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला इतिहास में इजरायल को बड़ी सीख के रूप में देखा जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, इजरायली शासन या उसके समर्थक अगर नहीं सुधरेंगे तो उन्हें करारी और बहुत कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। उधर ईरान की सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बागिरी ने भी हमले के बाद इजरायल को चेतावनी दी है। और सऊदी अरब ने ईरान के इजरायल पर हमले के बाद दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। आइए देखते हैं क्या कहा है। सऊदी अरब ईरान से जल्दी बात कर सकता है। इस बातचीत में वो इजरायल पर आगे हमले न करने की ईरान से अपील करेगा। ईरानी हमले के बाद सऊदी अरब ने एक बयान जारी किया है जिसमें दोनों पक्षों से संयम बरतने के लिए कहा गया है। बयान में युद्ध के खतरे से इलाके में लोगों की रक्षा करने की अपील की गई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इलाके में बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे गंभीर परिणाम होंगे। सऊदी अरब के ईरान से हाल ही में रिश्ते बेहतर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजरायल में अपने समकक्ष से फोन पर बात की है। फोन पर दोनों देशों के विदेश मंत्री से क्या बात हुई, आइए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इजरायल के विदेश मंत्री कार्ड से फोन पर चर्चा हुई। एक दिन पहले हुई घटना पर चिंता जताई, क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की गई और एक दूसरे से संपर्क में रहने पर सहमति हुई। इसके अलावा जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान से भी फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच 17 भारतीय क्रू मेंबर्स की रिहाई के मसले पर बात हुई। क्षेत्र में वर्तमान हालात को लेकर तनाव घटाने और संयम बरतने पर चर्चा हुई। और ईरान को इजरायल के हमले में $62 मिलियन की कीमत चुकानी पड़ी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ईरान को इजरायल पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ईरान के 110 बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत करीब $30 से $50 मिलियन, 45 क्रूज मिसाइल $4 से $7 मिलियन
और 170 शाहिद ड्रोन की कीमत करीब 4 से 5 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। ईरान ने एक दिन पहले इजराइल पर भीषण हमला किया था। हमले में ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल को इजराइल, अमेरिका और जॉर्डन ने रास्ते में ही मार गिराया था। इजराइल को ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अब $1 अरब खर्च करने पड़े हैं। ये आपको रिपोर्ट दिखा। इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान के 99% मिसाइल और ड्रोन को अपने इलाके से बाहर ही नाकाम कर दिया है। ईरान ने करीब 300 मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ छोड़े थे। जानकारों का मानना है कि ईरान के हमले रोकने के लिए इजराइल को कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। कुछ जानकारों का मानना है कि जितना इजराइल का खर्च हुआ उसका 10% से भी कम ईरान का खर्च हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरानी हमलों को नाकाम करने के लिए इजराइल को अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने में करीब 1 बिलियन से ज्यादा का खर्च आया है। खबर बर्लिन से है, जहां पर इजराइल के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली निकालने वालों ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। ये नजारा जर्मनी के बर्लिन का है। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद सैकड़ों लोग इजराइल के समर्थन में सड़कों पर निकले। ये मार्च जर्मन इजरायली सोसाइटी ने आयोजित किया था। सोसाइटी ने कहा कि IRGC पर कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के कराची में फिलिस्तीन के समर्थन में और इजरायल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। इजरायल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में ये नारेबाजी पाकिस्तान के कराची में हो रही है। कराची में सैकड़ों लोगों ने इजरायल के साथ संघर्ष में ईरान और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन की आजादी तक युद्ध जारी रखने के नारे भी लगाए। गजा के लोगों ने पहली रात 190 दिनों में पहली रात है जो हमारे गजा के भाइयों ने चैन की नींद सोई है। भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी आमिर सरफराज तांबा की पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी आमिर सरफराज तांबा की लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक तांबा को बाइक सवार बदमाशों ने लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में गोली मारी। तांबा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी कहा जाता है। लाहौर के असली डॉन नाम से कुख्यात तांबा संपत्ति की खरीद फरोख्त और ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। कोर्ट लखपत जेल में बंद सरबजीत सिंह की तांबा और दूसरे कैदियों के हमले के बाद मौत हो गई थी। और बात करते देश की कुछ अहम खबरों की। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। फायरिंग करने वाले आरोपियों के तार पिछले महीने रोहतक में हुए हत्याकांड से भी जुड़े। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने ली है। वहीं फायरिंग करने वाले हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में दिख रहा है, जबकि दूसरा लाल टी शर्ट में नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि विशाल उर्फ कालू ने सलमान के घर पर हमले को अंजाम दिया है। विशाल उर्फ कालू पर पिछले महीने गुरुग्राम के रहने वाले एक स्क्रैप डीलर की रोहतक के एक ढाबे पर फायरिंग कर हत्या करने का आरोप है। विशाल तब से ही फरार चल रहा था। आरोप है कि विशाल विदेश में बैठे रोहित गोदारा के लिए काम करता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी आज पूरी हो रही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी हिरासत में भेजे जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वहीं जेल में बंद सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। ईडी आज केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर करीब 12 बजे तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। भगवंत मान के साथ आप सांसद संदीप पाठक भी मौजूद रहेंगे। और शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। वहीं बीआरएस नेता के कविता की भी आज कोर्ट में पेशी है।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज राज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया ने कथित शराब घोटाले से जुड़ी ईडी और सीबीआई दोनों केस में जमानत की मांग की है। वहीं दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की पेशी होगी। कविता की सीबीआई रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत सीबीआई ने हिरासत में लिया था। फैसलाबाद से सांसद लल्लू सिंह के संविधान पर दिए गए बयान का वीडियो वायरल होने के बाद मामले पर विवाद शुरू हो गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित विपक्षी नेताओं ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। सरकार तो 272 पर भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक नहीं। ये बयान है फैजाबाद से बीजेपी सांसद और मौजूदा प्रत्याशी लल्लू सिंह का। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित विरोधियों ने उनके बयान को लेकर बीजेपी की 400 पार के नारे की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि बाबा साहेब के बनाए संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें जीतना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई मोदी या बीजेपी से नहीं बल्कि इस देश के संविधान को बचाने और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए है। खड़गे के मुताबिक अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आई तो देश में चुनाव नहीं होंगे। प्रजाप्रभुत्व को, लोकतंत्र को हमको बचाना है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये हम बचाएंगे तो हजारों सालों तक उनका नाम रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के भंडारा चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों में भ्रम फैला रही। गृह मंत्री अमित शाह ने भंडारा में कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। ये झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। शाह ने कहा कि हमने बहुमत का उपयोग कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं बल्कि आर्टिकल 370 हटाने और ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए जरूर किया। और दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने किससे उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने दिल्ली में अपने 3 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता उदित राज उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जबकि जेपी अग्रवाल चांदनी चौक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को टक्कर देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी आज यूपी के सभी जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इसके जरिए पार्टी जनता को मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां बताई। बीजेपी आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इनके जरिए पार्टी मोदी सरकार के 10 साल के काम गिनाएगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मेरठ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनके अलावा बाकी जिलों में बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री और वरिष्ठ नेता जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियां और गारंटी बताएंगे। पंजाब के लुधियाना के खन्ना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान आपस में ही लड़ाई हो गई, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा और मारपीट हुई। आखिर यह हंगामा क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। ये हंगामा और मारपीट पंजाब के खन्ना में बीजेपी की बूथ मीटिंग के दौरान का है।
एक कार्यकर्ता ने बोलने देने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू किया, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर सामान और टेबल फेंकने लगे। थोड़ी देर हंगामे के बाद पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।